मित्रों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के विभिन्न भागों में इन दिनों सवर्ण समाज के लोग आंदोलन पर हैं। सवर्ण लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को धोखा दिया है। सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी इक्वालिटी एक्ट का प्रावधान करके भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को धोखा दिया है। आरोप लगा रहे हैं सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर कि एक तरफ जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठे रहे, यानी सवर्णों का हित का ख्याल रखा। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किया, आरक्षण लागू नहीं किया पिछड़े वर्गों के लिए। जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, देश के अंदर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई और रिपोर्ट लागू करने में भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सबसे बड़ी विरोधी राजनीतिक दल है, क्योंकि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा करने के बाद राजीव गांधी जहां संसद से लेकर सड़क तक मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू करने की घोषणा का विरोध कर रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन कर रही थी। सवर्ण समाज के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स कर रही है, दलितों की राजनीति कर रही है। मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित एक कॉन्क्लेव में कहा कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक समाज के अंदर से सामाजिक विषमता खत्म नहीं हो जाए। सवर्ण समाज के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सामाजिक विषमता के लिए सवर्ण समाज के लोग जिम्मेवार हैं। ऐसे कई सवाल दोस्तों आज देश के सामने खड़े हैं और लगा कि इस मुद्दे पर मुझे भी आपसे बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आपसे एक आग्रह है, केवल एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है दोस्तों कि पूरी वीडियो देखिएगा और तब आप अपनी धारणा तैयार कीजिएगा। तो फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जो यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सबसे बड़ी विरोधी है, आरएसएस का क्या है गेम प्लान। आरएसएस कौन सी रणनीति बनाने जा रही है जिसके आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण को नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं 2014 से। चूंकि आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा है तो नरेंद्र मोदी से ही शुरुआत करते हैं, चूंकि उससे पहले का इतिहास अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व रूप जनसंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, बलराज मधोक थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे। एक अगर प्रमुख चेहरों में देखें दोस्तों तो एक बंडारू लक्ष्मण के अलावे सबके सब भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रायः सवर्ण समाज के ही थे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी दोस्तों, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह ठाकुर, सवर्ण समाज से आते हैं। तो राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद देश में सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, पाटीदार आंदोलन। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से कहा जाता है कि इस देश में अगर सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक समृद्ध अगर कोई जाति है तो वो गुजरात का पाटीदार समाज है। गुजरात का पाटीदार समाज है दोस्तों। आपको याद होगा हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई।
और उसके खिलाफ अल्पेश ठाकुर के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। अल्पेश ठाकुर को साथ मिला जिग्नेश मेवानी का, दलित, अल्पेश ठाकुर ओबीसी, जिग्नेश मेवानी दलित और हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के नेता। मैंने बताया जैसे पाटीदार भारत में सर्वाधिक समृद्ध जाति मानी जाती है दोस्तों, गुजरात में, केवल गुजरात की नहीं पूरे भारतवर्ष में सबसे समृद्ध जाति मानी जाती है पाटीदार। और उस पाटीदार समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरक्षण की मांग के लिए एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों, जिस आंदोलन का विरोध करने के लिए भी अल्पेश ठाकुर खड़े हो गए, जिग्नेश मेवानी आ गए सामने, दलित ओबीसी सब के सब। और फिर गुजरात किस प्रकार से 2014 से लेकर 2017 तक किस प्रकार से गुजरात की राजनीति बदलती रही, आप इसके गवाह हैं। फिर हरियाणा का जाट, कहा जाता है दोस्तों कि दिल्ली देश की राजधानी के आसपास का जो इलाका है, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, सबसे अधिक समृद्धि अगर किसी जाति के अंदर आई है तो वो जाति है जाट। जाटों ने भी आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसी आंदोलन के क्रम में किस प्रकार से बस यात्रियों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर आया नंबर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मराठाओं ने, और दोस्तों केवल जाटों ने जब आरक्षण मांगना शुरू किया तो जब उसकी प्रतिक्रिया में हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोग भी, दलित वर्ग के लोग भी जाटों के खिलाफ खड़े हो गए। फिर महाराष्ट्र का नंबर आया, मराठाओं ने वहां मांगना शुरू किया और उसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी ओबीसी कैटेगरी के लोग सामने आ गए, दलित समाज के लोग सामने आ गए कि नहीं, आरक्षण नहीं लेने देंगे, न मराठाओं को, न जाटों को, न पाटीदारों को। लेकिन दोस्तों आपको पता है, एक समय ऐसा आया जब हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी सब एक ही पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर थे। मतलब आप समझिएगा, महाराष्ट्र में भी जाट आरक्षण मांगने वाला, मराठा आरक्षण मांगने वाला और मराठा आरक्षण का विरोध करने वाला एक ही पॉलिटिकल फ्रंट पर खड़ा है। हरियाणा में भी जाट आरक्षण की मांग करने वाले लोग और जाट आरक्षण का विरोध करने वाले लोग सब एक ही मंच पे खड़े मिलेंगे आपको। अब आइए, अभी तत्काल स्थिति क्या हुई, सीजेपी प्रोटेस्ट। और उससे पहले दोस्तों एक और दो तीन चीजें और बतानी आवश्यक है आज आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, जिस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस फैसले को पलट दिया था। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के संदर्भ में, तब दलितों ने आंदोलन किया। दलितों ने अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में हर जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेवार ठहराया। और जब सरकार ने कानून बनाया, उसके विरोध में जब सवर्ण सड़क पर आए तो उन सवर्णों ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अब जब ये आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है दोस्तों, आरक्षण रिजर्वेशन रिफॉर्म का आंदोलन चल रहा है दोस्तों, सीजेपी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था आरएचए का, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का, साथ में ही चला था दोस्तों। वैसे ही जंतर मंतर पर जब सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ तो आरएचए का आंदोलन चल रहा है दोस्तों। आप ढूंढिएगा उसके पीछे कारण क्या है, आप ढूंढिएगा, मैं केवल तथ्य दे रहा हूं आपको। और उन तथ्य पर आपसे आग्रह है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं केवल तथ्य दे रहा हूं। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था दोस्तों, नीट पेपर लीक के खिलाफ, उस आंदोलन में नारा क्या लग रहा था,
हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, मनुस्मृति से आजादी। उस दौरान कई भाषणों में क्या बताया जा रहा था कि देश के संसाधनों पर केवल सवर्णों का कब्जा है, देश के संसाधनों पर सवर्णों का कब्जा है। उदाहरण दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री तो ठीक है ओबीसी से आते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ठाकुर है, नितिन गडकरी कौन जाता है, योगी आदित्यनाथ राजपूत है, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है, हेमंत बिस्वा शर्मा किस जाति का है, शुभेंदु अधिकारी कौन सी जाति का है। नारे लग रहे थे। कहा जा रहा था कि सनातन धर्म के अंदर पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका जिम्मेवार ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है। यह कहा जा रहा था हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद से नफरत है। चूंकि अगर ब्राह्मणों से नफरत कैसे होगा उनको, चूंकि जिस विचारधारा के लोग ये बात कह रहे थे कि हमें ब्राह्मण से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरत है, उस विचारधारा का भारत में सबसे ज्यादा पालन पोषण किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जो चारू मजूमदार को अपना नेता मानते हैं, कानू सान्याल को अपना नेता मानते हैं, जिनके नेता कॉमरेड विनोद मिश्रा हुआ करते थे, जिनके आज लोकतंत्र की मांग करने वाले लोग, जैसे अगर मैं नेहा बोरा का उदाहरण दूं दोस्तों, तो नेहा बोरा की पार्टी सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी आज तक केवल 2 लोग हुए हैं। एक थे कॉमरेड विनोद मिश्रा जो अब नहीं रहे, और दूसरा दीपांकर भट्टाचार्य। 40 वर्षों के अंदर केवल 2 कॉमरेड, और दोनों ब्राह्मण। कानू सान्याल किस जाति के थे, चारू मजूमदार किस जाति के थे? तो आप इसीलिए कह रहे हैं वो लोग कि ब्राह्मणवाद से आजादी। और ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद तो देख रहे हैं ना कि आंदोलन कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। -5 नंबर पाने वाला व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है और 80 नंबर पाने वाला व्यक्ति सड़क पे घूमता रहता है, टहलता रहता है। भारत की मेधा का अपमान है, ये अन्याय है। समानता का जो सिद्धांत है मानव धर्म, उसके खिलाफ है। और इस सब के लिए जिम्मेवार है नरेंद्र मोदी, इस सब के लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों ने वोट दिया, सरकार बनाई नरेंद्र मोदी की, और अब नरेंद्र मोदी पीठ में छुरा भोंक रहा है सवर्णों का। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर लगातार लग रहा है। तो दोस्तों सच्चाई क्या है? एक सच्चाई तो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अग्र जाति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को दलित राजनीति करने वाले लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को का विरोध करने वाला मुसलमान समाज, ईसाई समाज ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पुरुषवादी समाज भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है, असली चेहरा मोहन भागवत है, असली चेहरा गुलू गोलवलकर थे। नरेंद्र मोदी तो केवल मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें मिल गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी और उसमें केवल और केवल ब्राह्मणों की चलेगी, सवर्णों की चलेगी। कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि जो हिंदूवादी व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था है, उसमें शूद्र को सम्मान से जीने का हक नहीं है। सत्ता के हर एक प्रतिष्ठान पर केवल सवर्णों का कब्जा है। तो सच्चाई क्या है? क्या है सच्चाई? दोस्तों सच्चाई कुछ और भी है। सच्चाई अगर इतिहास को पलट कर देखेंगे ना, तो एक सच सबसे पहला समझ में आएगा दोस्तों कि भारत में इस्लाम के आगमन से पहले
प्रकार की असमानता नहीं थी। थोड़ा इतिहास भारत को भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया इतिहास भारतीयों को पढ़ना चाहिए, मैकाले के द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैकाले के द्वारा पढ़े लिखे लिखवाए गए इतिहास का ही परिणाम है, इतिहास का ही परिणाम है कि आज एक ही प्रतिष्ठान को, एक ही संगठन को कहा जा रहा है कि यह ब्राह्मण विरोधी है, यह सवर्ण विरोधी है, कोई पिछड़ा विरोधी कहता है, कोई दलित विरोधी कहता है, कोई मुसलमान विरोधी कहता है, कोई क्रिश्चियन विरोधी कहता है। तो दरअसल बीजेपी है किसकी विरोधी? दोस्तों, आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना एक है कि मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है व्यक्ति के अंदर, दर्शक के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, दलाली करना नहीं होता। किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नैरेटिव तैयार नहीं करना होता है। मुझे लगता है कि जितनी स्पष्टता से यह बात मैं रख सकता हूं आपके सामने, किसी भी पार्टी का, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं रखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को वोट की राजनीति करनी है, मुझे वोट की राजनीति नहीं करना है। मेरा प्रयास है कि केवल सच आपके सामने आ सके। दोस्तों, यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी सच है कि राजपूतों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी सच है कि भारतीय जनता पार्टी यादव विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पाटीदार विरोधी है। कई उदाहरण आपको मिलेंगे दोस्तों, जब अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समाज के खिलाफ रणनीति बनाई और चुनाव जीता है। कहीं भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का जातीय समीकरण बना के चुनाव जीता करती है और चुनाव हारा भी करती है। लेकिन असली रीजन क्या है? क्यों मोहन भागवत ने ऐसा कहा कि जब तक समाज के अंदर सामाजिक समानता नहीं आएगी तब तक यह आरक्षण रखना पड़ेगा हमें? उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने न कभी आरक्षण का विरोध किया, न कभी आरक्षण का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने न कभी यूजीसी इक्वालिटी एक्ट का समर्थन किया, न कभी विरोध किया। यह सच है। जब कभी भी कोई भी भाजपा के नेता से आज सवाल करेंगे आप ना कि आप इसके समर्थन में है या विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी चुप्पी लगा देगी। क्या कारण है? क्या कारण है? दोस्तों, जितना मैंने समझने का प्रयास किया है भारत की राजनीति को, मेरी समझ कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, मुझे नहीं पता कितना है, नहीं है। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, प्रमाण दीजिएगा, प्रमाण पत्र देंगे मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास एकमात्र है कि वो समाज जो आज जाति में विभाजित है, वो जाति में विभाजित नहीं रहे, उसके अंदर एकता का भाव हो, उसके अंदर समता का भाव हो। और समता ममता से आती है। समता ममता के साथ आनी चाहिए, समानता समरसता के साथ आना चाहिए। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर कभी भी समता नहीं आ सकता। एक जाति को दूसरी जाति के समक्ष नीचा दिखाकर कभी भी समता समानता नहीं आ सकता। भारत को यदि मजबूत होना है, भारत में यदि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो भारत में सामाजिक एकता के आधार पर सामाजिक समानता स्थापित करना पड़ेगा। और जब तक सामाजिक एकता के साथ सामाजिक समानता नहीं होगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, भारत एकमात्र दुनिया का देश है जहां राष्ट्रीय भाव है। यानी इस देश की 85% आबादी के लिए, केवल इस देश की 85% नहीं, बल्कि इस देश की 85% आबादी का कुटुंब जो पूरी दुनिया में रह रहा हो, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में, कहीं भी रह रहा हो, इस देश की 85% आबादी का कुटुंब, उसका रिश्तेदार
दुनिया में जहां कहीं भी रह रहा हो, उसका एकमात्र देश है दुनिया में, वो है, नाम है भारत। इसके अलावा उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुप्पी लगाती है। भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी जाति का मामला निकल कर आता है, भारतीय जनता पार्टी चुप रह जाती है। यह सच्चाई है और इसकी कीमत तो भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। कहा भी जाता है दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हर चीज पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये कीमत तो अदा करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये तो सहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। कहा जाता है कि अभी 3 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ देश भर के अंदर, बांकीपुर बिहार में, दतिया मध्य प्रदेश में और गुजरात की 1 सीट, जिसमें 2 सीट बीजेपी हारी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी से सवर्णों की नाराजगी। वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से दलित और ओबीसी नाराज थे, इसलिए कि एक नैरेटिव तैयार हुआ था देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू होगा, मनुवादी संविधान लागू किया जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। इतनी मेरी समझ है। आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो में पूरी बातें समाहित नहीं की जा सकती। मोटे तौर पे जो मुझे बताना था दोस्तों, मैंने बताने का प्रयास किया है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।